गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लास 9th में क्या पढ़ा रहे थे? फोर्स पढ़ा रहे थे। फोर्स में हमने क्या किया था, अलग अलग टाइप के फोर्सेस तुमको सिखा दिए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्रिक्शन तुमको बताया था, ठीक है। और फ्रिक्शन भी मैंने आपको समझा दिया कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन की कुछ बेसिक बातें हमेशा याद रखना। जब भी दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है या स्लिपिंग होने की टेंडेंसी है, या तो स्लिप कर रहे होते होंगे या स्लिप करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब फ्रिक्शन लगता है क्या? ठीक है। अच्छा, अब फ्रिक्शन को हमने कैटेगराइज कैसे किया था? अगर दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही होती है तब जो फ्रिक्शन लगता था उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोला था क्या? अच्छा, फिर हमने और क्या बोला था कि अगर दो सरफेसेस हैं, स्लिप नहीं हो रहा लेकिन स्लिप होने की टेंडेंसी है, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता था उसको क्या बोलते थे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते थे। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू था उसी को हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना होगा, जब भी दो सरफेसेस में आपको स्लिपिंग लाना होगा, तो मिनिमम फोर्स जो अप्लाई करना पड़े जिससे क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसी को उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला था क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी तरह एक और फ्रिक्शन होता है जब पार्टिकल क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। रोल का मतलब क्या होता है? जैसे जो व्हील्स होते हैं, अगर आप व्हील्स का मोशन देखोगे ना, अगर आप व्हील का मोशन देखोगे तो देखो व्हील क्या कर रहा है। एक तो ये जो व्हील होता है, ये व्हील आगे भी चल रहा होता है ना। जो व्हील है वो क्या हो रहा है? व्हील घूम भी रहा है, नो डाउट। व्हील क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है और साथ ही साथ व्हील आगे भी बढ़ रहा है क्या? तो व्हील के पास दो तरह का मोशन है क्या? व्हील क्या कर रहा था? व्हील ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और ये जो व्हील है वो आगे भी बढ़ रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब हो गया ट्रांसलेशन का मतलब है ट्रांसलेशन। ये जब सीधा सीधा ऐसे चलता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और जब ये घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक है। ये जो व्हील होता है, व्हील क्या कर रहा है? व्हील आगे भी चल रहा है, आगे चलने वाले मोशन को, सीधा सीधा चलने वाले मोशन को क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। और ऐसे घूमने वाले मोशन को क्या बोल रहे हैं? रोटेशनल मोशन। तो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन के टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन एट द टाइम ऑफ रोलिंग मोशन is known as rolling friction। बात समझ में आ रहा है? जब भी कोई पार्टिकल जो होगा वो क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अच्छा, अभी ये तुमने कभी पढ़ा होगा ऐसा, हिस्ट्री की बुक में ऐसा लिखा होता है कि द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ये इन्वेंशन ऑफ व्हील जो था ना, वो एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। मतलब व्हील्स के इन्वेंशन से पहले जो टाइम और डिस्टेंस था ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। टाइम डिस्टेंस, कहीं पे भी अगर जाना होता था तो बाय वॉकिंग जाना पड़ता था, या जो व्हीकल्स थे उस समय, जो भी प्री हिस्टोरिक व्हीकल्स थे, वो इतने सोफिस्टिकेटेड या वो इतने अच्छे नहीं थे कि जिसको यूज करके आप लंबी दूर तक जा सको। तो जब भी व्हील का इन्वेंशन हुआ ना, तो नए डायमेंशन मिल गए इन्वेंशंस को, लोग नए नए जगह एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये व्हील ने किया क्या? अब व्हील ने किया क्या? व्हील से पहले जब व्हील नहीं था तब जो कैरियज होते थे, ऐसा कैरियज होता था और यहां पे क्या करते थे? हॉर्स या कुछ वो अप्लाई कर देते थे। अब ये हॉर्स क्या कर रहा है? इस कैरियज को पुल कर रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? ये जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है? इस कैरियज को पुल कर रहा है। इस केस में क्या होता था? इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में फ्रिक्शन जो होता है, अभी यहां पे क्या है? इस केस का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो फ्रिक्शन था वो कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक फ्रिक्शन। या अगर वो चल भी रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन है? मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। इस केस में जो फ्रिक्शन था वो क्या था? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर हॉर्स को पुल करना, हॉर्स को, ये कैरियज को पुल करना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन इस टाइम पर अगर देखोगे तो जो व्हील्स, अभी हम आइडियल व्हील्स जो मानते हैं ना, उसमें ऐसा मानते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट का कॉन्टैक्ट है। और यहां पर क्या हो गया?
ये सरफेस था, सरफेस पे ये स्लिप करके जा रहा था क्या? इस वाले केस में ये जो कैरियज होता, अगर हॉर्स इसको आगे लेके जाएगा तो ये इसमें स्लिप करके जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे लगना स्टार्ट हो जाएगा क्या? इस वाले केस में क्या होता है ना, इस वाले केस में व्हील ऐसे देखो, ये व्हील घूम रहा है ना, अगर व्हील घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या आता है, ऊपर आ जाता है, तो यहां पे स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं होती। ये ध्यान से समझना है थोड़ा। हम क्या बोल रहे हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन या जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जो होगा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। इसलिए जब व्हील्स से पहले जो कैरियज होते थे वो इस तरह के होते थे, इनको खींच के लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता था। जैसे वो जो बैग्स होती है, वो जो बैग्स, अभी तो ट्रॉली वाले बैग्स आते हैं ना, 10 साल पहले जो बैग्स आते थे उनमें ट्रॉली नहीं, उसमें व्हील्स नहीं होते थे, तो उनको लेके जाना, या तो उसको ऐसे टांग के लेके जाओ या उसको कैरी करके लेके जाओ, या अगर आप उसको घसीटते हुए लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, मतलब बहुत एफर्ट अप्लाई करना पड़ता था। तो जैसी ये जो व्हील्स आने वाले स्टार्ट हो गए, ट्रॉली वाली जो बैग्स आने स्टार्ट हो गए, उसमें से क्या हो गया, भारी भरकम लोड भी है अगर, तो उसके व्हील के कारण आप उसको इजिली पुल कर सकते हो गया। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि यहां पे कांटेक्ट बना हुआ है, इस कांटेक्ट को तोड़ के इसको आगे लेके जाना होगा क्या? जब भी दो सरफेस ऐसे कांटेक्ट में आते हैं ना तो एक ग्रिपिंग बन जाती है। अब अगर तुमको इसको स्लाइड करना है तो इस ग्रिपिंग के अगेंस्ट स्लाइड करना पड़ेगा ना। इस केस में अगर देखोगे तो इस केस में क्या होता है, ये व्हील्स जैसे रोटेट करता है ना, तो यहां पे वो स्लिपिंग नहीं होती। जैसे यहां पे व्हील्स और रोड के बीच में स्लिपिंग नहीं होती, व्हील्स क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। व्हील्स ऐसे ऊपर उठ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये आगे बढ़ जाता है। मतलब अभी ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में था, कल ये वाला मतलब बाद में ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखना, सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखना कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इसीलिए इसीलिए इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज एन रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन। जैसी व्हील्स इन्वेंट कर लिए गए उसके बाद क्या हो गया, डिस्टेंस और टाइम का जो प्रॉब्लम था वो कुछ हद तक सॉल्व हो गया। उसके बाद जब आगे मोटर इंजन, मोटर बाइक ये सब बनने स्टार्ट हो गया तब तो और भी ज्यादा हो गया। अब हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में, बात करते हैं, हम बात करते हैं वो जो मैग्नेटिक लेविटेशन से जो ट्रेन चलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब का स्पीड बहुत ज्यादा है। जैसे जापान में ट्रेन हैं वो 400 किलोमीटर पर आवर भी टच कर सकती है, तो इस तरह के ट्रेन भी वहां पे मूव करते हैं। तो इस तरह के ट्रेन, तो हमने क्या कर दिया, टाइम और स्पेस का जो कॉम्प्लेक्सिटी था उसको रिड्यूस कर दिया है। अभी हमने इंडिया में इतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हो पाया है, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन नियर फ्यूचर शायद हम भी कर पाएंगे ऐसा। बात समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन में याद क्या रखना है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्रिक्शन है, ये हमेशा एक डाउट होता है कि क्या सर ये फ्रिक्शन जो होता है वो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, गलत सोच है। ये कभी मत सोचना कि जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे, जैसे अपन को ऐसा लगता है कि अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ज्यादा हो तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ये गलत सोचना है, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। अभी के लिए ये याद रख लेना कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, या फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ऐसा सोचना गलत होता है कि जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। कॉन्टैक्ट एरिया और फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अभी के लिए बस ये याद रख लेना, हायर क्लासेस में ये समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए याद रख लेंगे कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, ये नोट करके लिख लेना है, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू सर्फेसेस। अच्छा, आज क्या करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने को क्या करना है, सीखना है, जिसका नाम क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, तो कुछ एग्जांपल से अगर मैं स्टार्ट करूं, अब कुछ एग्जाम्पल कैसा है, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कभी भी अगर तुमने क्या किया होगा, बोट में मान लो एक सिंपल सा बोट है, पहले इसको मैं रब कर लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल्स। इसको रब करना भी बहुत मुश्किल है। देखो कुछ एग्जाम्पल्स पे अगर मैं बात करूं ना, तो एग्जाम्पल्स कैसे हैं, मान लो ये एक बोट है और यहां पर ये लैंड है, ठीक है। अब जैसे ही आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप बोट पे जंप करके इधर आते हो ना, बोट से जंप करके इधर आते हो, ये बोट पीछे भागना स्टार्ट कर देता है क्या? नोटिस किया होगा आपने। अब अगर कभी बोट पे ट्रैवल किया होगा आपने, अगर नहीं ट्रैवल किया है तो क्या करना है, ऐसा सिंपल सा अरेंजमेंट देना, एक ट्रॉली मान लो,
एक ऐसे ट्रॉली है और तुम देखना जब ये ट्रॉली में अब तुम यहां पे थे, जैसे ही तुम ट्रॉली में जंप करके आगे जाओगे ना, तुम देखना ये ट्रॉली जो होती है वो पीछे भागनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ स्पीड से ट्रॉली जो होती है वो क्या होता है, पीछे भागना स्टार्ट हो जाता है। अब ये पीछे भागना क्यों स्टार्ट हो रहा है? डेफिनेटली ट्रॉली ने जो एक्शन किया उसके कारण मैं आगे भाग रहा था और मेरा जो रिएक्शन उसके कारण ट्रॉली पीछे भाग रहा है ना। अच्छा, अब यहां पे हमें क्या करना होता है ना, हमें कैलकुलेट करना होता है स्पीड। हमें कैलकुलेट करना होता है स्पीड कि अगर ये जो इंसान है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे गया तो वो जो बोट है वो कितने मीटर पर सेकेंड से जाएगा। या और अगर मैं क्वेश्चन तुमको बताऊं, तुमने अगर देखा होगा, मान लो एक क्रिकेट बॉल मैंने ऐसे फेंका और दूसरा क्रिकेट बॉल मैंने ऐसे फेंका, टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद ये जो क्रिकेट बॉल है, मान लो ये मेरे पास U1 स्पीड से आ रहा था, ये U2 स्पीड से आ रहा था, टकराने के बाद क्या हो सकता है, ये कुछ V1 स्पीड से भाग सकता है और ये कुछ V2 स्पीड से भाग सकता है क्या? ऐसा तुमने नोटिस किया है ना, कुछ एग्जांपल्स तुमने नोटिस किए होंगे भाई। अगर तुम क्या करते हो, दो ऑब्जेक्ट, मान लो ऐसा स्कूल के प्लेग्राउंड में भी ऐसा बहुत होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और अगर जैसे ही इनके बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों के जो मूवमेंट का डायरेक्शन था वो चेंज हो जाता है क्या? हाँ या ना? इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम टर्म को वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि मोमेंटम टर्म होता क्या था। तो मोमेंटम टर्म को रिवाइज करने के लिए पहले एक बार व्हाइट बोर्ड अच्छे से साफ कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। हो सकता है स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा बहुत मुश्किल लगे, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है, आसान होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ याद है क्या अपने को? न्यूटन का सेकंड लॉ होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसा लिखते थे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। याद है क्या अपने को? न्यूटन का सेकंड लॉ जो है फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है। अच्छा, मान लो ये जो इक्वेशन है इसमें मैं बोलूं कि इफ ये जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू अगर जीरो है, मान लो ऐसा लिख रहे हैं, ये जो फोर्स है अगर फोर्स का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज जीरो इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा क्या? हाँ या ना? जीरो इंटू डेल्टा टी जो है वो डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा। जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी क्वांटिटी क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम का मतलब यही है ना, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल आ रहा है क्या? हाँ या ना? ये समझ में आया क्या? हमने क्या बोला कि अगर फोर्स का वैल्यू जीरो है, अगर फोर्स का वैल्यू जीरो है तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम पे कोई चेंज आया क्या? सिंपल सा एग्जांपल से समझो इसको। मान लो एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो ऐसा समझते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 10 kg का है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? अगर बोलोगे सर इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इनिशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मास इंटू वेलोसिटी करना पड़ेगा क्या? तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, kg मीटर पर सेकेंड का इसका इनिशियल मोमेंटम है ना। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, मान लो मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा दिया, मान लो फोर्स मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इस पे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। अब जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन आ जाता है क्या? तो ये जो 10 kg वाला ब्लॉक था, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड करूं, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट मास, ऐसे ही लिखते हैं ना एक्सेलरेशन को। जो एक्सेलरेशन वहां पे जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट मास। तो यहां पर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सेलरेशन वो कितना आ जाएगा, फोर्स मैंने कितना अप्लाई किया 10 न्यूटन का, मास कितना है 10 है, तो ऑब्जेक्ट के पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया क्या? ये जो ऑब्जेक्ट था उसके पास क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अभी बेसिक डेफिनेशन याद रखो, जब भी किसी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब उसका स्पीड चेंज हो सकता है क्या? अब अगर ये वाला पार्टिकल, अगर इसको फोर्स के कारण एक्सेलरेशन मिला, कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अगर इस पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिला
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इस एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल का जो स्पीड है, पार्टिकल का स्पीड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? हाँ या ना? देखो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसी बातें मैंने पहले भी कभी तुमको बताई हैं। जब मैंने न्यूटन सेकंड लॉ सिखाया होगा तब भी मैंने ऐसा कुछ सिखाया होगा तुमको, तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी बातें हैं वो भूलते जाएंगे। हमने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन है तो किसी भी टाइम का जो वेलोसिटी होता है, ये फॉर्मूला बताया था ना, v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t, ऐसा एक फॉर्मूला बताया है क्या? ये फॉर्मूला मैंने बताया है तुमको। अब यहां पर मान लो मैं बोल रहा हूं कि मुझे 1 सेकंड के बाद का वेलोसिटी जानना है। अभी ये क्या था, मैंने 0 सेकंड पे इस पे फोर्स लगाया था ऐसा, t इक्वल्स टू 0 पर इसका मोमेंटम कितना है, 200 kg मीटर पर सेकंड है। मान लो 1 सेकंड पर इसका स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड 20 है, एक्सेलरेशन कितना है, 1 है। कितने टाइम के बाद मुझे स्पीड जानना है, 1 सेकंड के बाद जानना है, तो स्पीड एट 1 सेकंड, स्पीड एट 1 सेकंड 21 मीटर पर सेकंड हो गया क्या? बात समझ में आ रहा है? और हमेशा याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन है, अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसका स्पीड चेंज करेगा। तो अगर इसका स्पीड चेंज करेगा तो पहले 20 था, अभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मतलब 1 से स्पीड बढ़ गया ना, तो 1 सेकंड के बाद का जो स्पीड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब अगर मैं कैलकुलेट करूं मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद अगर मैं फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो मास पर कोई चेंज आया क्या? सर नहीं, मास तो अभी भी 10 है, लेकिन जो इसका स्पीड है वो 20 से बढ़ के 21 हो गया क्या? तो अब इसका जो नया मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, 210 kg मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? तुम एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, मैंने जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के कारण ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज करने के कारण उसका मोमेंटम चेंज हो गया क्या? बात समझ में आ रहा है? तो जब भी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा क्या? सिंपल सा एग्जांपल ये था जिसमें मैंने बताया। अब मान लो इसी एग्जांपल में, ये आप पूरा क्या करना, नोट कर लेना, ये पूरा नोट कर लेना। इसी एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि मैंने जो फोर्स लगाया है वो 0 है, मतलब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, अगर ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है वो आप नोट कर लेना, और ये जब तक नोट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, सीक्वेंस के हिसाब से आपको नोट करना है सबको पूरा। देखो मान लो यही क्वेश्चन है और अब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा इस पे, इसमें जो फोर्स रहेगा वो कितना है, 0। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, सर इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो 200 है। यहां पर फोर्स कितना अप्लाई किया हमने, 0। फोर्स अगर 0 अप्लाई हुआ तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस 0 है तो मैं फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर क्या लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। अब अगर सिंस एक्सेलरेशन 0 है तो ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड दोनों का वैल्यू एक जैसा है क्या? अगर फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड का वैल्यू एक जैसा है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू भी एक जैसा होगा क्या? हाँ या ना? तो हमें इसी को याद रखना है। क्या याद रखेंगे, इफ नेट फोर्स एक्टिंग on a system, net force acting on a system is 0, net force acting on a system is 0, then the momentum of the system is conserved, momentum of the system is conserved, or momentum initial must be equal to momentum final। बात समझ में आ रहा है क्या? जब भी एक सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है और अब मैं जो बोल रहा हूं वो दोनों बात याद रखना है तुमको। जब भी एक सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अब ये तो रह गया बात थ्योरी का, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को सीखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं,
एक एक क्वेश्चन, ये कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तुमने वो देखा है क्या, अगर बुलेट फायर किया हो कभी, गन फायर किया है किसी ने? जब गन फायर करते हैं ना तो राइफल वगैरह, अगर कोई आर्मी वार्मी में होगा या किसी के पेरेंट अगर पुलिस में वगैरह में होंगे तो वो उनसे पूछना, स्टार्टिंग में जब वो गन फायर करते हैं ना तो उनको अच्छे से बताया जाता है कि आपको गन जो होगा उसको क्या करना है, शोल्डर के पास में, वो जो राइफल होता है, राइफल जब आपको राइफल को फायर करना होता है तो राइफल को शोल्डर के पास ऐसे प्लेस करके रखना होता है। अब वो ऐसा क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि जैसे ही तुम बुलेट फायर करते हो ना तो वो जो गन होता है वो धक्के से पीछे आता है। अगर किसी के पास घर में होगा, या जनरली ऐसा नहीं होता है लेकिन अगर है किसी के पास तो वो देख सकता है, या कोई अगर आर्मी में है, पुलिस में है, डिफेंस में है तो उनके पास भी ये सब होते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो। जैसे ही वो बुलेट फायर करते हैं ना तो बुलेट फायर करने के बाद एक झटका उनको पीछे लगता है, वो ऐसा बताएंगे तुमको कि जैसे ही बुलेट फायर हुआ तो पीछे एक झटका लगता है क्या, तो वो जो झटका होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल। गन जो था वो रिकॉइल किया। अब क्यों रिकॉइल करता है वो समझते हैं। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, यही एग्जांपल्स जो होंगे वही न्यूमेरिकल्स हैं। आपको ध्यान से क्या करना है, न्यूमेरिकल्स देखना है कि मैं किस तरह से सॉल्व करने वाला हूं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो तुम बता सकते हो वर्क एनर्जी पावर में, या तुम कोई सजेशन दे सकते हो ये चैप्टर स्टार्ट कर दो, लेकिन मेरे को मैंने वर्क एनर्जी पावर क्योंकि वो इससे लिंक्ड है। अच्छा, हम कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं? एग्जाम्पल वन है रिकॉइल ऑफ अ गन। या तुमने ना ये मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, वो जो कैनन होता है, कैनन, वो जो तोप होते हैं, जब कैनन से फायर किया जाता है तो तुमने देखा होगा जैसे ही कैनन फायर करता है कैनन खुद पीछे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है क्या? कैनन में एक रिकॉइल आता है, तुमने देखा होगा, ये नोटिस किया होगा, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं ये। वो जो मूवी थी ना उरी में दिखाया था क्या उन्होंने? उरी में नहीं दिखाया था, उरी में था क्या? नहीं, तुम देखना वो जो भी वॉर ओरिएंटेड मूवी होगी ना उसमें अगर वो उन्होंने कैनन यूज किया है तो कैनन में आपको साफ साफ दिखता है, जैसे ही कैनन फायर करते हैं तो कैनन को क्या मिलता है? एक रिकॉइल मिलता है। कैनन को रिकॉइल मिलता है जिसके कारण वो पीछे थोड़ा शिफ्ट करता है। तो जैसे कैनन को रिकॉइल मिल रहा है वैसे ही क्या मिलेगा? गन को भी रिकॉइल मिलेगा। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं। यहां पर मान लो एक ऐसा गन है, ठीक है, और यहां पर क्या है ना, ठीक है, ये एग्जाम्पल देख रहे थे। अब इसमें याद क्या रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब बात करने वाले हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर, तो एकदम ध्यान से देखना। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। क्या याद रखना है अपने को कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड 0 है इसका मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट रहने वाला है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है इसका मतलब उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख रहे हैं यहां पर रिकॉइल ऑफ गन का। मैंने क्या किया, एक ऐसा बुलेट बना लिया है, सॉरी एक ऐसा गन बना लिया है और इसके अंदर एक बुलेट रखा हुआ है। ये जो बुलेट है, ये गन, सब इनिशियल स्टार्टिंग में क्या थे? सब रेस्ट पे रखे हुए थे। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो जो बुलेट है, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ये भी 0 है। बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और गन का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ऐसा मान लेते हैं कि मास ऑफ बुलेट, ये जो बुलेट है, बुलेट का मास है स्मॉल m का, और मास ऑफ गन का मास क्या है? कैपिटल M का। ये मैंने अजम्पशन ले लिया, ऐसा मैंने मान लिया है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, जैसे ही मैं ट्रिगर ऑन करूंगा, अभी सब कुछ रेस्ट पे रखा हुआ था, सब कुछ 0 था। जैसे ही ट्रिगर ऑन करते हैं, ट्रिगर ऑन करने के बाद ये बुलेट आगे भागना स्टार्ट करता है क्या? अच्छा, अगर बुलेट आगे भागा है इसका मतलब बुलेट पर जो फोर्स लग रहा होगा
वो आगे के डायरेक्शन में होगा क्या? अगर जैसी मैंने ट्रिगर ऑन किया, ट्रिगर ऑन करने पर बुलेट अगर आगे भाग रहा है, इसका मतलब बुलेट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो आगे के डायरेक्शन में है क्या? अच्छा, ये फोर्स लगाया किसने होगा? तो गन ने ही तो अप्लाई किया है, बाहर से तो कोई आया नहीं, गन ने फोर्स अप्लाई किया। ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई बैठा है जो उसको धक्का दे रहा है कि जा भाई तू बाहर निकल। इसमें फोर्स किसने अप्लाई किया? गन ने फोर्स अप्लाई किया। तो मैंने क्या लगाया, ये देखो इस तरह से मैंने दिखाया है, फोर्स ऑन बुलेट बिकॉज ऑफ गन। बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है गन के कारण, उसका डायरेक्शन आगे है, फॉरवर्ड है क्या? अच्छा, हम एक्शन रिएक्शन पेयर जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। अगर ये गन अगर बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बुलेट होगा वो भी गन पर फोर्स लगाया गया। अच्छा, कैसा फोर्स लगाएगा? तो इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब अगर फोर्स ऑन बुलेट आगे डायरेक्शन में था, तो गन पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन गन बिकॉज ऑफ बुलेट, वो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से अगर सोचोगे ना, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन गन बिकॉज ऑफ बुलेट, उसी के कारण हमको क्या मिलता है? रिकॉइल मिलता है, झटका मिलता है। जैसी बुलेट फायर करोगे गन से, तुमको एक झटका मिलेगा। कैनन वाले केस में क्या होता है, क्या जैसी कैनन से ये आगे निकलता है, कैनन को पीछे झटका मिलता है, जिसके कारण पीछे क्या करता है, कैनन पीछे मूव करता है। अच्छा, अब ये कितने से मूव किया, कितना से मूव किया, ये सब अपने को क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है। अभी जो भी मैं बोलूंगा ना, एकदम ध्यान से सुनना है। और अगर तुमको अभी जो मैंने बताया वो समझ में आ गया ना, तो आगे जो चैप्टर में होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला तुमको। एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन बुलेट बिकॉज ऑफ गन, जीरो है क्या? नहीं सर, जीरो अगर होता तो बुलेट आगे ही नहीं भागता। फोर्स ऑन बुलेट बिकॉज ऑफ गन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर फोर्स जीरो नहीं होता तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? मोमेंटम तो तभी कंजर्व कर पाएंगे जब लगने वाला फोर्स जीरो हो जाए ना। तो बुलेट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं सर, बुलेट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा है तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? दैट implies momentum of bullet। वो जो बुलेट है, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज नॉट कंजर्व्ड। नॉट कंजर्व्ड मतलब वो चेंज हो सकता है। दैट इंप्लाइज मोमेंटम ऑफ बुलेट इज नॉट कंजर्व्ड और मोमेंटम ऑफ बुलेट कैन बी चेंज्ड। और अगर आप देखोगे ना तो चेंज हुआ भी है। स्टार्टिंग में बुलेट का मोमेंटम कितना था? स्टार्टिंग में बुलेट का मोमेंटम जीरो है क्या? रेस्ट में रखा हुआ था। बाद में अब जैसे ही आगे भागना स्टार्ट करेगा, मास भी है, स्पीड भी है, तो बाद में इसका मोमेंटम आगे आ गया। क्यों मोमेंटम आया? क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए मोमेंटम आया। बात समझ में आ रहा है? तो मोमेंटम में चेंज हुआ ना। तो सिर्फ बुलेट के बारे में अगर बात करूंगा तो सिर्फ बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ क्या? हाँ सर, चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि फोर्स था। उसी तरह अगर मैं ये बोलूं कि फोर्स ऑन गन बिकॉज ऑफ बुलेट, ये भी तो जीरो नहीं है ना। अगर गन पर फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ गन कैन बी चेंज्ड। जो गन का मोमेंटम होगा वो चेंज किया जा सकता है क्या? क्यों किया जा सकता है? क्योंकि गन पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं है। इतना बात समझ में आया क्या? स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में बुलेट भी रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है। बुलेट और गन अगर दोनों रेस्ट पर हैं, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। अच्छा, फिर जैसे ही मैंने ट्रिगर ऑन किया, ट्रिगर ऑन करने के बाद मैंने क्या देखा कि बुलेट पे फोर्स ऑन बुलेट बिकॉज ऑफ गन, ये जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगता ये आगे भागता क्या? नहीं। अगर आगे नहीं भागता मतलब इसमें कुछ ना कुछ फोर्स प्रेजेंट है। तो अगर फोर्स प्रेजेंट है, इसी फोर्स ने इसके स्पीड को बढ़ाया ना, इसका स्पीड चेंज हुआ, बुलेट का स्पीड चेंज हुआ, मतलब बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ क्या? उसी तरह गन पे भी फोर्स लगा, गन पे फोर्स लगा, इसका मतलब क्या है? गन का भी मोमेंटम चेंज हुआ क्या? अच्छा, अभी सिर्फ बुलेट के अगर मैं बात करूं, सिर्फ बुलेट के बारे में, बुलेट का मोमेंटम सर चेंज हो रहा है। सिर्फ गन के बारे में बात करेंगे तो सर गन का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बुलेट पे भी नेट फोर्स था, गन पर भी नेट फोर्स था, दोनों पर नेट फोर्स था, तो दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं गन एंड बुलेट एज अ सिस्टम।
हम क्या कर रहे हैं, बात करने वाले हैं गन एंड बुलेट एज अ सिस्टम, मतलब गन और बुलेट दोनों को साथ में देखने वाले हैं। अब सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि दोनों को एक जैसे मान के एनालाइज करना है। अब अगर दोनों को एक जैसा मान के एनालाइज करना है तो ध्यान से देखना, गन एंड बुलेट एज अ सिस्टम, ये मैंने रेड सर्कल से बनाया है। अब जितना फोर्स आगे के डायरेक्शन में उतना ही फोर्स पीछे है क्या, दोनों को एक मान के अपने को देखना है। अब तो अब ऐसा सोचने वाले कि दोनों एक जैसे ही, दोनों एक ही सिस्टम हो गए, दोनों एक पार्ट हो गए, तो जितना फोर्स आगे के डायरेक्शन में उतना ही फोर्स पीछे है क्या। तो जब मैं बुलेट और गन को एज अ सिस्टम देखूंगा तो लगने वाला नेट फोर्स जो सिस्टम पे है वो जीरो हो गया क्या, हाँ या ना। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से समझो इस बात को। सिर्फ बुलेट के बारे में अगर मैं बात करूं, सिर्फ बुलेट के बारे में बात करेंगे तो बुलेट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो था क्या, नहीं, बुलेट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं था। इसका मतलब बुलेट का मोमेंटम चेंज हो सकता है। सिर्फ गन के बारे में बात करें अगर, तो गन पे लगने वाला भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब गन का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं बुलेट और गन को एज अ सिस्टम मान लूं, तो इफ बुलेट एंड गन आर टेकन एज अ सिस्टम, इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स, जब इनको मैंने सिस्टम मान लिया तो पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया क्या, जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे है। अगर पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया, पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, इसका मतलब एफ नेट जीरो होने का मतलब गन एंड बुलेट as a system momentum can be conserved, गन एंड बुलेट एज अ सिस्टम, अगर गन और बुलेट को एज अ सिस्टम देख ले तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, हाँ या ना। ये जो भी मैंने व्हाइट बोर्ड में भी लिखा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि तुमको ये समझ में आया कि नहीं। जब तक ये नहीं समझ में आया ना, आगे का जो मैथमेटिकल अप्रोच होगा वो तुमको नहीं समझ में आने वाला। तो ये जो थ्योरी पार्ट है या ये जो कंसेप्ट पार्ट है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे अपने को कैलकुलेट करना होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब ये जो गन है वो कितने स्पीड से या कितने वेलोसिटी से पीछे रिकॉइल करेगा, ये जानना अपने को होता है। ठीक है, अच्छा, अभी एकदम ध्यान से देखना हर एक बात को और हर एक स्टेप समझना है। एक एग्जांपल ढंग से समझ जाओगे तो बाकी एग्जांपल में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। अच्छा, मैं क्या जानता हूं यहां पर कि गन एंड बुलेट एज अ सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ना। अगर गन एंड बुलेट का सिस्टम कंजर्व कर सकते हैं, इसका मतलब P इनिशियल ऑफ सिस्टम, ये P फाइनल ऑफ सिस्टम हो जाएगा क्या। अच्छा, सिस्टम में मेरे पास क्या है, सिस्टम में मेरे पास बुलेट भी है और सिस्टम में मेरे पास गन भी है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, ये इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, हाँ या ना। अगर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं तो ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखो, इनिशियली बुलेट का वेलोसिटी कितना था, जीरो। अगर इनिशियली बुलेट का वेलोसिटी जीरो है तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्या, तो यहां पे लिख दिया जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितना था, जीरो था, तो गन का भी इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसा बोला गया है या ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो बुलेट है ना, वो ट्रिगर होने के बाद कुछ तो वीबी स्पीड से आगे भागा है। अगर बुलेट कुछ तो वीबी स्पीड से आगे भागा तो बुलेट का मोमेंटम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इसका फाइनल वेलोसिटी। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वीबी हो जाएगा क्या, एमवीबी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। और मुझे फाइंड करना है फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, तो मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ऐसा लिखेंगे क्या, मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ये लिख सकते हैं। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी सम करने के बाद जीरो आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसको अब आगे सिंप्लीफाई करूं, ये जो मैंने लिखा है अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा क्या, दैट इंप्लाइज मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ऐसा लिख सकते हैं क्या। मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब जो गन का वेलोसिटी वही तो ढूंढना है ना।
तो गन का रिकॉइल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, एम वी बी अपॉन कैपिटल एम माइनस में। अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है, देखो वैल्यू कितना आ गया, रिकॉइल वेलोसिटी का रिकॉइल स्पीड कितना आ गया, एम इंटू वी बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो ये माइनस क्या बता रहा है सर, अगर बुलेट के जाने के डायरेक्शन को फॉरवर्ड माना था, प्लस माना था, तो गन तो पीछे भाग रहा है ना, तो वो नेगेटिव आना चाहिए था क्या, देखो नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। एक और चीज जो यहां पे ध्यान रखने का होता है, जितना ज्यादा गन का मास होगा, गन का मास जितना ज्यादा होगा, रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम होने वाली है क्या, हाँ या ना। इसीलिए पहले के टाइम में जो गन आते थे ना, वो बहुत ज्यादा भारी होते थे। पहले के जो स्टील वाले पहले के जो आयरन वाले रिवॉल्वर्स होते थे, वो बहुत ज्यादा हैवी होते थे। अब क्यों हैवी होते थे, ये बात समझ में आ रहा है क्या। अब तो अलग मैकेनिज्म होता है, एयर गन जो होते हैं उनमें अलग मैकेनिज्म होता है, तो इतना ज्यादा भारी अब नहीं होता। लेकिन पहले जो देसी वाले आते थे वो क्या होते थे, बहुत ज्यादा भारी होते थे। इतना समझ में आया क्या। तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको बताया है मोमेंटम कंजर्वेशन का। अब सिंपल सा एग्जांपल क्या है, अपने को एग्जांपल में ये याद रखना है कि एग्जांपल में याद क्या रखना है कि अगर मैं बुलेट के बारे में, सिर्फ बुलेट के बारे में बात करूं, तो सिर्फ बुलेट पे नेट फोर्स 0 नहीं था, तो सिर्फ बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। सिर्फ गन पे भी नेट फोर्स 0 नहीं है, तो गन का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन गन एंड बुलेट टेकन एज अ सिस्टम, गन और बुलेट दोनों को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए, तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। अगर दोनों को सिस्टम मान के नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स 0 आ गया, मतलब सिस्टम का मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व किया, मतलब पी इनिशियल ऑफ सिस्टम को पी फाइनल ऑफ सिस्टम से इक्वेट कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या कर दिया, गन का रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट किया जो नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव आने का मतलब है कि झटका लगने के बाद गन क्या करेगा, पीछे भागेगा। तो ये मेरा पहला एग्जांपल है। और भी एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन जब तक ये एग्जांपल नहीं समझ में आएगा, आगे के एग्जांपल्स में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं।